Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. So, we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 3rd of September 2025. 3 सितंबर 2025 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। आई होप आप लोग को हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा होगा, और जो लोग भी देख रहे हैं वीडियो, प्लीज आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि डू लाइक इट, है ना, लाइक जरूर करें। एंड 100 120 150 लाइक्स का टारगेट है, तो प्लीज उसको पूरा करने में मदद करें। देखो, व्यूअर बेस पहले हमारा बहुत ज्यादा था, फिर हमने 1 साल 1.5 साल कोई वीडियो नहीं बनाया, बेस घटा है। लेकिन कंटेंट में आज भी आपको पता होगा कि हमसे बेहतर कंटेंट नहीं दे सकता कोई, है ना। क्योंकि चूंकि मैं इस प्रोसेस से गुजरा हुआ हूँ, मैं इसको क्वालिफाई कर चुका हूँ, क्लियर कर चुका हूँ। सो आई नो कि क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या नहीं पूछे जाते, किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेमिंग होती है ना। हाँ, यूपीएससी थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल है, पैटर्न चेंज करता है, लेकिन जो बेसिक्स है कि किस तरीके के टॉपिक्स इंपॉर्टेंट लगते हैं यूपीएससी को, या क्या फैक्ट्स वो नहीं पूछ सकता, वो उसने अभी तक चेंज नहीं किया है। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। एंड अगर आप लोगों को कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज डू लाइक इट और बने रहे। स्टार्ट करेंगे सबसे पहले तो सवालों के साथ, जिनके जवाब आपको देने हैं। 2 सवाल मैंने उठाए हैं, बहुत ही अच्छे सवाल हैं। पहला सवाल है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी सीओपी के अंतर्गत, जो यूएनएफसीसी न्यूज में रहता है, उसके रिगार्डिंग है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि सीओपी इज द सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ यूएनएफ ट्रिपल सी। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है सीओपी 31 इज शेड्यूल्ड टू बी होस्टेड इन अजरबैजान इन 2026। और तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है द पेरिस एग्रीमेंट वाज अडॉप्टेड एट सीओपी 21 2015 का। तो आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, 1 2 2 3 1 3 या 1 2 3। बहुत ही आसान सवाल है। वैसे आज के पेपर के बाद ये क्वेश्चन आपका और क्लियर हो जाएगा, क्योंकि सीओपी 31 के बारे में मेंशन्ड है। तो लेकिन मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि सीओपी 31 जो है वो अजरबैजान में होस्ट नहीं हो रहा है। कहाँ हो रहा है, मैं जब न्यूज आएगी तो आपको बता दूंगा। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, तो सेकंड गलत है, 1 3 इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। ये अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन विद रेफरेंस टू सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। स्टेटमेंट है, पहला कह रहा है कि सिंस इट्स इंसेप्शन, यानी कि जब से सुप्रीम कोर्ट बना है 1950s में, लेस देन 5% ऑफ ऑल जज अपॉइंटेड टू द कोर्ट हैव बीन वुमेन। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि जस्टिस बीवी नागरत्ना जो रहेंगी is scheduled to become the first women chief justice of India. और तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है द कोलिजियम सिस्टम ऑफ अपॉइंटमेंट इज एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली करेक्ट स्टेटमेंट्स, 1 2 2 3 1 2 1 3 एंड 1 2 3। तो बहुत ही आसान सवाल है, क्योंकि इसमें तीसरा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि कोलिजियम सिस्टम जो है वो एक्सप्लिसिटली तो बिल्कुल नहीं मेंशन्ड है, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड ही नहीं है। 1 2 3 जजेस के इसके थ्रू बना है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। आते हैं न्यूज एनालिसिस में। पहली जो न्यूज है वो फ्रंट पेज की बड़ी न्यूज है। गवर्नर्स कांट सिट ऑन बिल्स एंडलेसली। सुप्रीम कोर्ट जजेस का कहना है कि गवर्नर एंडलेसली बिल्स पे नहीं बैठ सकता है। 3 और 2 की मेजोरिटी से ये उन्होंने कहा है, 3-2 की मेजोरिटी से, ठीक है ना। तो दिस इज समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, जैसे जस्टिस विक्रम नाथ ने कहा कि गवर्नर कैन नॉट सिट ओवर द विजडम ऑफ द लेजिस्लेचर इनडेफिनेटली। दूसरा, पीएस नरसिम्हा ने कहा है कि नो ऑर्गन कैन इम्पेयर द फंक्शनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। किसी ऑर्गन को ये हमने पावर नहीं दे रखी है कि वो फंक्शनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खिलवाड़ करे, ठीक है ना। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही क्लियर वर्डिक्ट था कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली बोलता है कि गवर्नमेंट शुड एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। उनका कहना है कि गवर्नमेंट शुड एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये कॉन्स्टिट्यूशन खुद कहता है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट, तो फिर ये कॉन्स्टिट्यूशनल पावर कैसे असर कर सकता है गवर्नर की, वो एंडलेसली किसी बिल को होल्ड करके रखे। बात चल रही है आर्टिकल 200 की, याद रखिएगा। बात चल रही है किस आर्टिकल की, आर्टिकल 200 की, जिसमें कि गवर्नर का असेंट जो होता है, टू गवर्नर पावर टू असेंट द बिल्स, है ना। गवर्नर के पास पावर है टू असेंट द बिल्स, है ना, असेंट द बिल। तो जिसमें, अच्छा, ये एक्चुअली जजमेंट नहीं है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के पास जजमेंट नहीं है, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस गया था, है ना। प्रेसिडेंट ने अपना एक उनसे रिकमेंडेशन मांगा था 143 की पावर का इस्तेमाल करते हुए। 143 मैंने आपको पहले ही बताया कि प्रेसिडेंट जो है वो 143, मैंने देखो नॉर्मली आपको बताया था कि 143 का मतलब आई लव यू होता है। आई लव यू मतलब, ठीक है ना, कि जब प्रेसिडेंट और गवर्नर एक दूसरे के साथ, प्रेसिडेंट और सुप्रीम कोर्ट एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं, तो मैंने कहा था कि 143 इस तरीके से उसको याद कर लेना आर्टिकल को। और आर्टिकल 143 में प्रेसिडेंट जो है वो एडवाइस लेता है ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, है ना। एडवाइस ऐसा नहीं कि बाइंडिंग है इसके ऊपर, लेकिन ठीक है, एडवाइस लेता है।
ठीक है ना? और एडवाइस देना भी बाइंडिंग नहीं, वो तो ऐसा नहीं कि बाइंडिंग होगा ही होगा, वो हाँ उसने कहा कि ठीक है मैं दे दूंगा तो दे, अच्छी बात है, ठीक है ना? तो ये इंपॉर्टेंट चीज, तो उन्होंने ये कहा कि नहीं भाई, इंडेफिनेटली वो सिट नहीं कर सकता। हाँ, टाइम पीरियड हालांकि उन्होंने नहीं बताया कि क्या टाइम पीरियड होना चाहिए, क्योंकि वो ज्यादा ओवर रीचिंग ऑफ जुडिशरी हो जाता है। लेकिन जो तमिलनाडु का केस था, उसमें जो 2 जज का जजमेंट आया था, उन्होंने 3 महीने की टाइमलाइन दी थी, है ना? याद रखिएगा, जो टू जज जजमेंट आया था, तो उन्होंने 3 मंथ की टाइमलाइन दी थी और कहा था 3 महीने से ज्यादा अगर न होगा तो इट विल बी डीम्ड टू बी पास्ड, है ना? याद रखिएगा, ये टाइमलाइन आ चुकी है। तो जब प्रेसिडेंशियल रेफरेंस है, तो एक चीज आपको ये भी समझना पड़ेगा कि ये कोई जजमेंट नहीं है। ऐसा नहीं है कि आज से टाइमलाइन हट जाएगी या जजमेंट मतलब आ गया है कोई, है ना? बस ये उनके रेफरेंस में जो सुप्रीम कोर्ट का एडवाइस है वो चीज बताता है। तो आप याद रखिएगा, कोई जजमेंट पुराना नहीं चेंज होगा, जो जैसा था टाइमलाइन के साथ वैसा रहेगा, है ना? जब तक कि वो सुप्रीम कोर्ट को चेंज नहीं करता है, ठीक है? तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। दूसरी जो न्यूज है वो है, इंडिया सेट्स आईज ऑन $1 ट्रिलियन सेमीकंडक्टर मार्केट, प्राइम मिनिस्टर प्रॉमिसेस फास्टर अप्रूवल्स। तो आप सबको पता है कि सेमीकंडक्टर के लिए इंडिया बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि अभी बीच में जब उन्होंने देखा कि चाइना ने अपने रूट्स चेंज कर दिए, चाइना ने और ताइवान और इन सब के ऊपर इसके सप्लाई रूट्स जब बंद हो गए, तो भैया क्रंच आ गया था सेमीकंडक्टर का। इनफैक्ट ताइवान तो इतना बड़ा मतलब सप्लायर है सेमीकंडक्टर का कि वर्ल्ड का 60% सेमीकंडक्टर केवल ताइवान अकेले हैंडल करता है। तो एक्चुअली एक इवेंट चल रहा है जिसका नाम है सेमीकॉन इंडिया 2025। याद रखिएगा, सेमीकॉन इंडिया 2025, ये न्यू दिल्ली में एक इवेंट चल रहा है जिसमें प्राइम मिनिस्टर ने एड्रेस किया है। दो तीन चीजें मैं आपको इसमें बताना चाहता हूँ। पहला तो इंडिया का सेमीकंडक्टर मिशन, द इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, जो कि अप्रूव किया गया था यूनियन कैबिनेट के द्वारा दिसंबर 2021 में। लिख लीजिएगा, दिसंबर 2021 से चल रहा है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। 76,000 करोड़ का आउटले था इसमें। प्रोग्राम का एम है बेसिकली टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर इन्वेस्टमेंट इन सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन, डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग एंड चिप डिजाइनिंग। याद रखिएगा क्या क्या है बेसिकली, द एम इज टू प्रोवाइड financial support for investment in semiconductor fabrication, display manufacturing and chip design to strengthen India's integration into global electronics value chain। तो इसमें इंडिया का इंटीग्रेशन ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स चेन में किया जाने का एम बनाया है। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि ये जो इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन है, ये ड्रिवन होता है बाय इंडियन गवर्नमेंट इन कोलैबोरेशन विद वेरियस इंडस्ट्री एसोसिएशंस, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन में सब इन्वॉल्व है, गवर्नमेंट तो इन्वॉल्व है ही है, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी इन्वॉल्व है। मिनिस्ट्री ऑफ आई मीटी यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत ये आता है। और इट इज वेरी क्रूशियल। हम $100 बिलियन तक पहुंचना चाहते हैं 2030 तक, है ना? $100 बिलियन तक पहुंचना चाहते हैं, तो काफी बड़ा टारगेट है। करेंटली ताइवान, साउथ कोरिया, जापान, चाइना जो है एंड यूएस, दे डोमिनेट द सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, एंड ताइवान अलोन प्रोड्यूसेस मोर देन 60% ऑफ वर्ल्ड सेमीकंडक्टर्स, जिसमें कि 90% ऑफ द एडवांस्ड वंस है ना। तो 60% वर्ल्ड की सेमीकंडक्टर तो अकेला ताइवान प्रोड्यूस करता है, तो काफी इंपॉर्टेंट है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग ऑल दीस थिंग्स, समझ में आपको आ गया होगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है। यू कैन मूव अहेड विद मी। यहाँ पे दो न्यूज है, एक डीआरआई यानी कि डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, जिसने कि 102 करोड़ की पेनल्टी लगाई है एक्टर रान्या राव के ऊपर, है ना? स्मगलिंग और इन सब की केस में पकड़ी गई थी वो। तो बात कर लेते हैं डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस के बारे में। तो डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस एपेक्स इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन बॉडी है, जो कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स के अंतर्गत आती है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। याद रखेगा, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस जो है वो एपेक्स इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन बॉडी है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम सीबीआईसी के अंदर आती है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की बॉडी है, ठीक है ना? ऑब्वियस सी बात है। इसके बाद और कुछ हम देख लेते हैं कि डीआरआई का जो मेन काम है वो क्या है। प्रिंसिपल इज टू मिशन इज टू प्रोटेक्ट इंडियाज नेशनल एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी बाय प्रिवेंटिंग एंड इन्वेस्टिगेटिंग सीरियस ऑफेंसेस। तो जो सीरियस ऑफेंसेस है उनको इन्वेस्टिगेट करती है, प्रिवेंट करती है। स्मगलिंग ऑफ कॉन्ट्राबैंड जैसे कि गोल्ड, नारकोटिक्स, फायर आर्म, फेक करेंसी, वाइल्ड लाइफ प्रोडक्ट्स, इनके भी स्मगलिंग को रोकती है। कौन कौन से? गोल्ड, नारकोटिक्स, फायर आर्म, फेक करेंसी, वाइल्ड लाइफ प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा, ठीक है ना? ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे गवर्नर ने भी सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है, और उन्होंने कहा कि भाई, वाइस चांसलर को सेलेक्ट करने में सीएम का रोल नहीं होना चाहिए। जो मेन इशू उठाया है गवर्नर ने, वो ये उठाया है
कि जो रूल्स हैं, यानी कि चांसलर के वाइस चांसलर के जो रूल है, उसमें चांसलर के पास एक प्रेरोगेटिव होता है टू सेलेक्ट द वाइस चांसलर। मतलब उसमें जो मेन कहना होता है वो चांसलर का होता है। गवर्नर आपको पता है कि चांसलर होता है स्टेट का, है ना। तो ऐसे में स्टेट या फिर चीफ मिनिस्टर जो है उसका कोई रोल नहीं होना चाहिए इन फाइनलाइजिंग द नेम्स, है ना। और अभी क्या हुआ है कि बेसिकली जो सर्च सिलेक्शन कमिटी आई है, तो सर्च कमिटी में एक तो जुडिशरी का मेंबर है ना। तो गवर्नर का कहना है कि केरला गवर्नर का कहना है कि चलो हमको जुडिशरी के मेंबर से कोई दिक्कत नहीं है। बट ये जो सर्च कमिटी है इसमें एक तो गवर्नमेंट का आदमी चीफ मिनिस्टर घुसा हुआ है। दूसरी चीज, ये जो लिस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं ये कोई रैंकिंग लिस्ट नहीं होनी चाहिए। मतलब फर्स्ट कैंडिडेट, सेकंड कैंडिडेट, टॉप कैंडिडेट, सेकंड टॉप कैंडिडेट, ऐसे आप लिस्ट मत दो। आप मुझे 3-4 नामों की लिस्ट दो जो कि बराबर क्वालिफिकेशन रखते हो, ताकि मैं अपना खुद का जजमेंट यूज करूं। अगर आप मुझे लिस्ट दे दोगे कि ये टॉप मोस्ट है, इसी को आपको सेलेक्ट करना है, तो फिर वो गवर्नर का प्रेरोगेटिव खत्म हो जाता है ना। फिर गवर्नर के पास पावर कहाँ रह गई, फिर तो आप खुद ही मुझे डिसाइड करके दे रहे हो। तो कुल मिलाकर के गवर्नर के इशू दो हैं। उन्होंने कहा है कि भाई आप इस तरीके से, पहली चीज तो चांसलर की पावर नहीं है सर्व कर सकते चीफ मिनिस्टर को उसकी सिलेक्शन कर सर्च कमेटी में डाल के। दूसरी चीज, सर्च कमेटी जो है वो मुझे नाम की लिस्ट कोई हायरार्की ना दे कि इसमें कौन सबसे डिजर्विंग है, किसको बनना चाहिए। वो मुझे 4 नाम दे जो कि बराबर क्वालिफिकेशन रखते हो, ताकि मैं उसमें फिर अपना जजमेंट इस्तेमाल कर सकूं। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट है। कालेश्वरम प्रोजेक्ट का नाम बहुत आ रहा है, तो बस ये याद कर लेना कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट जो है वो तेलंगाना का प्रोजेक्ट है। कालेश्वरम प्रोजेक्ट जो है वो तेलंगाना का प्रोजेक्ट है, उसमें सीबीआई की इंक्वायरी चल रही है। ठीक है, स्टेट इन्वॉल्व जरूर आपको पता होना चाहिए यार, बाकी तो ठीक है। FTs can now issue arrest warrants, send foreigners to detention centers. Now, this is very, very important. बहुत important न्यूज़ है। यूनियन होम मिनिस्ट्री ने अभी एक नए सर्कुलर या ऑर्डर कहना चाहिए निकाला है रिगार्डिंग द फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल्स। याद रखिएगा, फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल्स के रिगार्डिंग ये ऑर्डर निकाला गया है। ठीक है, तो कोई लिखा भी है द फ्रेश इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स ऑर्डर 2025। ये किसको रिप्लेस करेगा, तो ये रिप्लेस करेगा 1964 के फॉरेनर ट्रिब्यूनल ऑर्डर को। 1964 के फॉरेनर ट्रिब्यूनल ऑर्डर को रिप्लेस करेगा 2025 का फॉरेनर्स इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स ऑर्डर 2025। ठीक है ना। तो अब फॉरेनर ट्रिब्यूनल्स के पास क्या क्या पावर एक्स्ट्रा आ गई है मैं बता दूं। पहला चीज कि दे कैन सेंड एनी पर्सन टू डिटेंशन सेंटर, अगर किसी व्यक्ति के पास प्रूफ नहीं है कि दे आर नॉट अ फॉरेनर, अगर उनके पास प्रूफ नहीं है फॉरेनर होने का और उनके पास कोई प्रॉपर रीजन नहीं है टू बी इन इंडिया, देन दे विल बी सेंट टू डिटेंशन सेंटर। ठीक है ना, पहली चीज इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज जिसमें इंपॉर्टेंट है वो ये है कि एफटी जो है ना, कि फॉरेनर ट्रिब्यूनल जो है दे कैन इशू अरेस्ट वारंट्स इफ पर्सन हुज नेशनैलिटी हैज बीन कंटेस्टेड फेल्स टू अपीयर इन पर्सन। अगर कोई व्यक्ति अपीयर नहीं कर पाता है अपनी उसी कंटेस्ट होने के बाद, मतलब कि नेशनैलिटी कंटेस्ट होने के बाद, तो फिर अरेस्ट वारंट भी इशू कर सकते हैं फॉरेनर ट्रिब्यूनल। याद रखिएगा, ये ऑर्डर पूरे इंडिया में लागू होता है, लेकिन फॉरेनर ट्रिब्यूनल अभी सिर्फ एक स्टेट में है, वो है असम। याद रखिएगा, ओनली इन असम। एंड 100 फॉरेनर ट्रिब्यूनल है जो कि असम में है, एंड केवल असम में ही है वर्तमान में। बाकी अगर किसी स्टेट में ऐसा कुछ होता है ना, फॉरेनर का केस या डिपोर्टेशन का केस, तो ये फिर लोकल कोर्ट पे जाता है वहां पे। ठीक है ना, ये भी आपको बता देता हूँ, ये लोकल कोर्ट पे जाता है। इसके अलावा फॉरेनर्स के लिए ऑर्डर में ये भी लिखा गया है कि जो इस तरीके के कंटेस्टेड फॉरेनर्स है उनको कहाँ कहाँ जॉब आप नहीं देना है। द ऑर्डर बार्स एम्प्लॉइंग फॉरेनर्स इन प्राइवेट अंडरटेकिंग्स दैट आर एंगेज्ड इन द सप्लाई ऑफ पावर और वाटर इन द पेट्रोलियम सेक्टर, इन द फील्ड ऑफ डिफेंस, स्पेस टेक्नोलॉजी। अ, एक सेकंड। हाँ, लेकिन एक चीज में याद रखना कि ये केवल प्राइवेट वाली बात कर रहा है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में कहीं पे भी एम्प्लॉय कर लेते हैं ना। तो देखो लिखा है, ये बात मैं बताना भूल गया, इसलिए मैंने इसको बोल दिया। द ऑर्डर बार्स एम्प्लॉइंग फॉरेनर्स इन प्राइवेट अंडरटेकिंग्स, ऐसी प्राइवेट अंडरटेकिंग्स जो कि इंगेज्ड है सप्लाई ऑफ पावर और वाटर इन द पेट्रोलियम सेक्टर, इन द फील्ड ऑफ डिफेंस, in the field of space technology, nuclear energy, ह्यूमन राइट्स विदाउट सेंट्रल गवर्नमेंट्स नॉट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन के बिना आप इन प्राइवेट फर्म्स में भी उनको एम्प्लॉय नहीं कर सकते। आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल है यहाँ पे। एक ये आया था जीविका निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव फेडरेशन।
है ना, ये उन्होंने बिहार में लॉन्च किया है, जीविका निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव। तो इसमें बेसिकली इनका ये चल रहा है कि जो लाइवलीहुड, जीविका यानी लाइवलीहुड होता है, तो लाइवलीहुड रिलेटेड जो कोऑपरेटिव्स हैं उनके लिए फंडिंग प्रोवाइड करने की के लिए है, ये क्रेडिट चीप लोन प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इंडियाज नेवीज फर्स्ट ट्रेनिंग स्क्वाड्रन डॉक्स इन सेशल्स। तो यहाँ पे इंडिया का पहला ट्रेनिंग स्क्वाड्रन जो है, जिसमें आईएनएस तीर, आईएनएस शार्दुल और आईसीजीएस यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड के शिप सारथी, दे आर कंप्राइजिंग द फर्स्ट ट्रेनिंग स्क्वाड्रन। दे पहला ट्रेनिंग स्क्वाड्रन बन के गया है पोर्ट विक्टोरिया, जो कि सेशल्स में है। तो ये आपको लोकेशन याद रखना है, पोर्ट विक्टोरिया सेशल्स में। और ये पहला इंडिया का ट्रेनिंग स्क्वाड्रन है। COP30 जो है बेसिकली टू फोकस ऑन सॉल्यूशंस। अब COP30 जो होने वाला है, कहाँ होने वाला है? क्वेश्चन आज आया था COP31 का, तो वो भी गलत था, है ना। क्वेश्चन COP30 जो होने वाला है नेक्स्ट, वो ब्राजील में होने वाला है। तो ये आपको याद रखना है, ब्राजील में COP30 होने वाला है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी, इसको लिख लीजिएगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। तो यहाँ पे आता है, पहली एक आर्टिकल आता है साइंस का, हाउ डेड बर्ड्स ओल्ड मैप्स आर हेल्पिंग द साइंटिस्ट ट्रैक बायोडाइवर्सिटी लॉसेस। तो कुछ नहीं किया गया, मैं आपको बताता हूँ। नीलगिरी माउंटेन, जो कि वेस्टर्न घाट का प्राइड है कहना चाहिए, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट भी है। वेस्टर्न घाट अपने आप में बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। और नीलगिरी को ब्लू माउंटेन्स कहा जाता है। याद रखिएगा, ब्लू माउंटेन्स कहा जाता है एक फ्लावर के कारण, इसको बोलते हैं स्ट्रोबिलैंथस। याद रखिएगा, स्ट्रोबिलैंथस फ्लावर होता है, नीला कुरिंजी, एंड इसी कारण से इसको नीलगिरी कहा जाता है, ब्लू कलर, ठीक है ना। तो यहाँ पे कुछ बर्ड्स के नाम है, नीलगिरी पिपिट, नीलगिरी शोलाकिली, नीलगिरी लाफिंग थ्रश। ये अगर आपसे कभी नाम पूछे जाए कि किसके नाम है, तो ये बर्ड्स के नाम है, नीलगिरी पिपिट, नीलगिरी शोलाकिली, नीलगिरी लाफिंग थ्रश। दीज आर द नेम्स ऑफ द बर्ड्स, ये भी आप याद रखिएगा। अब टीम ने जो सर्वे किया वो कैसे किया है, तो उन्होंने म्यूजियम का और फील्ड बेस्ड सर्वेस को देखा है। म्यूजियम में देखो क्या था कि जो ब्रिटिश ऑर्निथोलॉजिस्ट थे, ब्रिटिश ऑर्निथोलॉजिस्ट मतलब ब्रिटिश के जो बर्ड्स वाले थे, उन्होंने 1800 के आसपास बहुत सारे सर्वे किए होंगे, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। और जब 1800 के आसपास उन्होंने सर्वे किए, तो उन्होंने बहुत सारी साइट्स विजिट की, जिसमें उन्होंने 42 साइट्स का अभी प्रेजेंट में भी लिया है, ठीक है ना। तो साइट विजिट की, वहां पे उन्होंने एक ट्रैक किया, मैप बनाया, उनके नंबर्स ये सब मैप किए। फिर से दोबारा क्या किया जा रहा है, जो सर्वे की टीम है, उन्होंने वही रूट्स उठाए जो ऑलरेडी इनके पास मेंशन्ड थे, जो नंबर मेंशन्ड है, ठीक है ना। उससे इनको ये पता चला कि जो नीलगिरी पिपिट और मालाबार लार्क है, मालाबार लार्क भी एक बर्ड स्पीशीज है, ये बेसिकली रिस्ट्रिक्टेड है, ग्रासलैंड हैबिटेट्स, मतलब जंगल में कम पाए जाते हैं, ग्रासलैंड्स में ही ज्यादा पाए जाते हैं। इनमें बहुत डिक्लाइन देखने को मिला है। तो कुल मिलाकर के ग्रासलैंड वाले जो बेस्ड बर्ड्स हैं, वहां बहुत ज्यादा डिक्लाइन देखने को मिला है। एंड जो फॉरेस्ट वाले बर्ड स्पीशीज है, वहां इतना डिक्लाइन नहीं देखने को मिला है, वहां पे स्टेबिलिटी है नंबर्स, ठीक है ना। तो ये आपको एक चीज इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। तो ये इस तरीके से सर्वे कर रहे हैं, अच्छी चीज है। इंडिया नीड्स मोर वुमेन जजेस इन सुप्रीम कोर्ट। ये जो आर्टिकल आया है, ये आया है ऑन द जेंडर इम्बैलेंस ऑफ द जुडिशरी, जेंडर इम्बैलेंस जो जुडिशरी में है। तो यहाँ पे बात चल रही है कि अभी रिसेंटली कोलिजियम ने रिकमेंडेशन दिया, जिसमें दो नए नाम, विपुल पांचोली और जस्टिस आलोक आराधे का नाम गया था। इसमें बीवी नागरत्ना, ही इज द ओनली वुमेन जज जिन्होंने की इसमें एक डिसेंट नोट डाला, जिसमें उन्होंने कहा कि भैया सीरियस जेंडर डिस्पैरिटी है ना। और जेंडर रिप्रेजेंटेशन की अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट की, तो वो 1950 से अभी तक केवल 11 विमेन ने सर्व किया है सुप्रीम कोर्ट जज के रूप में, जिसमें केवल, जो कि केवल 3.8% है ऑफ ऑल द अपॉइंटमेंट्स, 287 अपॉइंटमेंट्स में से। और पहली विमेन जज जो विमेन जज जो थी, वो थी जस्टिस फातिमा बीवी, 1989। इसके अलावा अभी जो हमारी वर्तमान में जस्टिस वीवी नागरत्ना जज हैं, ये पहली वुमेन जज सीजेआई बनेंगी। शी विल बी इंडियाज फर्स्ट वुमेन सीजेआई, एंड केवल 36 दिनों के लिए बनेंगी। तो वही ऑथर ने कहा है कि यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अभी जो प्रेजेंट प्रोसेस है, वो बहुत ज्यादा जेंडर इम्बैलेंस वाली प्रोसेस है ना। कई बार सीनियरिटी बाईपास कर दी जाती है, कई बार वुमेन के केस में ओवरलुक कर दी जाती है।
ट्रांसपेरेंसी भी नहीं है पूरी प्रोसेस में, ओपेक प्रोसेस है, कोई क्राइटेरिया नहीं है, मतलब कोलिजियम का तो कोई क्राइटेरिया है भी नहीं, है ना। तो ये जेंडर एक्सक्लूजन अगर होगा तो इसके बहुत ही हार्मफुल इफेक्ट्स होंगे, है ना। एक चीज तो जो क्रेडिबिलिटी है वो पब्लिक घटेगी, पब्लिक ट्रस्ट घटेगा। इसके अलावा इक्वालिटी प्रिंसिपल्स लागू नहीं हो रहे हैं, विमेन है नहीं आपके यहाँ, तो इक्वालिटी प्रिंसिपल्स नहीं है, पब्लिक ट्रस्ट घट रहा है ना, और आप एक्सक्लूड कर रहे हैं विमेन को, तो ऑल दीज थिंग्स आर नॉट वेरी गुड, दे आर डिमीनिंग और डिटीरियरेटिंग फॉर द जुडिशरी। दिस इज व्हाट द ऑथर हैज सेड। इसके अलावा ऑथर ने कुछ हाईलाइट किए हैं रिकमेंडेशन, जैसे कि मैं आपको बता दूं, पहले उन्होंने कहा कि भाई जेंडर डाइवर्सिटी करो, जेंडर को एक मैंडेटरी क्राइटेरिया करो फॉर अपॉइंटमेंट, जैसे अगर आप 4 नाम सजेस्ट कर रहे हो तो 2 नाम या एक नाम एटलीस्ट वुमेन का होना ही होना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी भी लाओ, कोलिजियम डिसीजन जो है वो ओपन होना चाहिए, क्लियर रीजंस होने चाहिए सिलेक्शन नॉन सिलेक्शन के, ठीक है ना। एंड विमेन जो है सीनियर एडवोकेट्स हैं उनको भी बाहर से उठाओ, है ना, बाहर से उनको मतलब जो है वहां से उठाओ। इसके अलावा रिटन डाइवर्सिटी पॉलिसीज आप रखो। तो दीज आर द सजेशंस व्हिच हैव बीन मेंशन्ड बाय द ऑथर इन दिस आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। अगला है यहाँ पे आर्टिकल जो है वो है सिकल सेल अनीमिया के रिगार्डिंग, सिकल सेल द बैटल फॉर डिसेबिलिटी जस्टिस। तो यहाँ पे बात चल रही है कि भैया इंडिया की जो गवर्नमेंट है उसने रिसेंटली रिवाइज्ड गाइडलाइंस निकाल दी हैं राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 की। इस गाइडलाइन में इन्होंने सिकल सेल एनीमिया को भी इंक्लूड किया है, ठीक है ना। इसमें गाइडलाइन प्रोवाइड किया एक्सटेंट ऑफ डिसेबिलिटी ऑफ पीपल विद सिकल सेल एनीमिया, या जिसमें सिकल सेल हो या बीटा थैलेसीमिया, मतलब ब्लड डिसऑर्डर्स जो हैं। अब सिकल सेल डिसीज जो है आप सबको पता है कि बहुत ही पेनफुल प्रोग्रेसिव डिसेबलिंग ब्लड डिसऑर्डर है, जो कि इफेक्ट कर रहा है लोगों को, है ना, ऑब्वियस सी बात है। अब दिक्कत क्या है कि यहाँ पे हो जाता है, आपने चलो आरपीडब्ल्यूडी के अंदर उसको इंक्लूड भी कर दिया, ठीक है, इंक्लूड कर दिया, गाइडलाइंस बना दी, लेकिन वो 4% का जो क्राइटेरिया एम्प्लॉयमेंट वाला है उसमें फिट नहीं बैठ रहा है। क्यों? क्योंकि उसके लिए 40% से ज्यादा की डिसेबिलिटी चाहिए, और सिकल सेल कुछ ऐसा तो क्वालिफाई करता नहीं है कि 40% और कितना उसका इम्पैक्ट है। तो मतलब लोग उसकी सीरियसनेस को नहीं समझ रहे हैं, ठीक है। आपने उसको इंक्लूड कर दिया है, बट जो बेंचमार्क डिसेबिलिटी का क्राइटेरिया आपने बना रखा है ना, बेंचमार्क इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द इंडिविजुअल्स विद डिसेबिलिटी, और उसमें उन्होंने स्पेसिफिकली कहा है कि 40% और मोर, 40% और मोर उन्हीं को आप देंगे फ्री एजुकेशन, और ये 4% का जो जॉब क्राइटेरिया है। तो इसमें जो है सिकल सेल वाले लोग फिट नहीं बैठते, क्योंकि जो डॉक्टर्स हैं, जो बोर्ड है वो बनाता नहीं है इस तरह के 40% से ऊपर है ये सारी चीजें। अलग अलग स्टेट्स का अलग अलग क्राइटेरिया है, तो उनको जो है ये बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है, एंड दैट इज व्हाई द ऑथर इज सेइंग कि भाई कुछ क्लियर कट होना चाहिए और इनको भी ये बेनिफिट मिलना चाहिए, ठीक है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। ब्लड डिसऑर्डर्स को सीरियसली नहीं लिया जा रहा है। नाउ दिस अ वेरी गुड इंपॉर्टेंट थिंग, डिकोडिंग द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर ऑन रेगुलेटरी एसेट। देखो मैक्सिमम अगर आप कहीं आज न्यूज एनालिसिस पढ़ो ना, तो वो ये वाली न्यूज जो है वो स्किप कर देंगे, क्योंकि ये टेक्निकली बहुत टफ न्यूज थी, एंड हिंदू ने लिखी भी बहुत टफ भाषा में थी। मैं आपको बता देता हूँ, देखो इसमें 2 टर्म्स हैं यू इंपॉर्टेंट जो है, वो एक रेगुलेटरी एसेट है, और रेगुलेटरी एसेट के रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है वो है, ठीक है ना। तो जब आप इसको पढ़ेंगे ना, रेगुलेटरी असेट, तो यहाँ पे आपको देखो लिखा है रेगुलेटरी असेट्स कंस्टिट्यूट अनरिकवरेबल रेवेन्यू गैप ड्यू टू difference between the average cost of supply, the expense incurred by the discom to deliver the unit of electricity to the consumer and the ARR, ठीक है ना। अब ठीक है, ये आपको नहीं समझ में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको इसको बहुत ही सरल शब्दों में समझाऊंगा। रेगुलेटरी असेट का मतलब देखो क्या होता है, जब डिस्कॉम है, डिस्कॉम यानी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है ना, जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन करती है, तो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, लेकिन वो कहीं से इलेक्ट्रिसिटी पहले खरीदती होगी, है ना, तब तो डिस्ट्रीब्यूट करेगी। तो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी पहले इलेक्ट्रिसिटी खरीदती है, फिर आपको बेचती है एक कुछ दाम पे। तो क्या होता है, मान लो जितने दाम पे उसने खरीदा, उतने दाम पे अगर आपको नहीं बेच पाया, तो उसको क्या होगा, लॉस होगा, क्योंकि खरीद महंगे रही है और बेच आपको सस्ता रही है। सस्ता बेचने का रीजन क्या है, सस्ता बेचने का रीजन है कई बार गवर्नमेंट सब्सिडी, कई बार गवर्नमेंट बिल माफ कर दे रही है, कई बार बहुत सारी चीजें होती है जिससे गवर्नमेंट, जिससे डिस्कॉम को फिर क्या होता है, लॉस होता है। तो ये जो लॉस है ना, ये जो गैप आ रहा है ना उसकी रेवेन्यू में और उसके एक्सपेंडिचर में, तो इसी को एक इसी लॉस को रेगुलेटरी एसेट कहा जाता है, कि भाई इसको नोट कर लो एज रेगुलेटरी एसेट, और बाद में आप इसको रिकवर कर लो कस्टमर से। कुल मिला के जैसे क्रेडिट कार्ड का बिल होता है ना, वही है रेगुलेटरी एसेट, ठीक है, समझ में आ गया। डिस्कॉम क्या करते हैं, कई बार पैसा ज्यादा लगा देती हैं इन बाइंग एंड सप्लाइंग इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि बाय भी करना है फिर उसको सप्लाई भी करना है, तो उसमें पैसे तो लगेगा ही, और कस्टमर के ऊपर चार्ज बहुत ज्यादा आ नहीं पाता है।
हालांकि आता है, लेकिन वो उसका रीजन कुछ और है, उसको पूरा पैसा डिस्कॉम को नहीं मिलता है, ठीक है ना। तो ये टैरिफ और ये सब के कारण बहुत पैसा कट जाता है। तो ये आपको याद रखना है, एसीएस और एआरआर यही गैप, यही डिफरेंस है ना, कि कितना आपको मिल रहा है और कितना आप खर्च कर रहे हो, कितना आप लगा रहे हो, कितना आपको मिल रहा है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या है, बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या है वो अपन देख लेते हैं एक बार और, ठीक है। तो लेट मी टेल यू दैट ऑल्सो। सुप्रीम कोर्ट ने अब ये कहा है कि भाई आपका लॉस बहुत ज्यादा है, अब आप अनपेड लॉस यानी कि जो रेगुलेटरी एसेट्स जो थे वो लाख ऑफ करोड़ में हो गए हैं डिस्कॉम्स में, जैसे तमिलनाडु, न्यू दिल्ली, इन सब में। तो कोर्ट ने कहा कि पहली चीज तो ओल्ड ड्यूज को 4 साल के अंदर क्लियर करो। दूसरा, क्लियर एनी न्यू वंस विद इन 3 ईयर्स। लिमिट द रेगुलेटरी एसेट्स टू 3% ऑफ एनुअल रेवेन्यू, जो डिस्कॉम का एनुअल रेवेन्यू है उसके 3% से ज्यादा रेगुलेटरी एसेट नहीं होना चाहिए। एंड ऑडिट करो एक ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए। तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर इन द आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आई होप रेगुलेटरी एसेट आपको समझ में आ गया होगा। आगे देख लेते हैं। यहाँ पे एक प्लांट का नाम था माइनिंग, तो धिरौली माइन जो है वो सिंगरौली मध्य प्रदेश में है। उसका अडानी को दिया गया है कि आप माइन ऑपरेशन स्टार्ट करिए, धिरौली माइन, जो कि सिंगरौली मध्य प्रदेश में है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे देखते हैं कुछ और न्यूज आर्टिकल है क्या यहाँ पे। तो और तो कुछ नहीं दिख रहा मुझे ऐसा कोई खास। दैट इज इट फॉर द डे। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें।